हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कांसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक जो है वो हमने स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन वाला जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था कि प्रतिशत लब्धि क्या होती है, प्रतिशत शुद्धता क्या होती है ना। क्रमागत अभिक्रियाएं जो है उनसे सवाल कैसे आता है, अगर उसमें प्रतिशत लब्धि का भी कंसेप्ट लगा दे तो सवाल कैसे बनता है, सारी चीजें हमने पिछली क्लास तक कर ली थी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट है भैया जी पीओएसी का। पीओएसी है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं भैया जी परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट होता है, हम इसकी बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, परमाणु संरक्षण के सिद्धांत की बात हम आज करेंगे। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये विशेषकर जेई के बच्चों के लिए है ना, कि जो भी बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके बच्चे के उसके लिए जो है वो ये टॉपिक जो है वो है, क्योंकि जेई में इस तरीके के इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। नीट में हालांकि इस टॉपिक से सवाल नहीं आते, तो आप अगर नीट के स्टूडेंट है तो भी आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं इससे जो है वो फिनिशिंग ही आएगी, है ना। मतलब आपकी प्रैक्टिस में इससे सुधार होगा, तो आप भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो देखना जरा कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत क्या है। कि जैसा नाम है वैसा ही काम है। कि जैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप द्रव्यमान को ना तो बना सकते हो और ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। ठीक ऐसे ही परमाणु संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम परमाणुओं को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। और हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन, कैसी भी केमिकल रिएक्शन आए, उस रिएक्शन में परमाणु हमेशा क्या रहते हैं, संरक्षित होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भैया इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, तथा न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो ही पॉइंट, ये दो ही एक बात, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान परमाणु हमेशा संरक्षित रहते हैं। अभिक्रिया के दौरान परमाणु हमेशा संरक्षित रहते हैं, ठीक है जी। ये एक छोटा सा पॉइंट है परमाणु संरक्षण के सिद्धांत में, है ना। ठीक वैसा ही है जैसा हम द्रव्यमान संरक्षण में पढ़ते हैं, कोई इसमें नई चीज नहीं है, ठीक। अब इसी कंसेप्ट को काम में लेते हैं हम किसी रिएक्शन को संतुलित भी करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन हो गई भैया N2 प्लस H2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3। तो इधर नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो यहाँ 2 लगा दिया। इधर हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, तो इधर 3 लगा दिया। तो इसी को काम में लेते हुए हम किसी रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस भी करते हैं, संतुलित भी करते हैं। ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन होगी, संतुलित अभिक्रिया हो गई, ठीक। अब देखिएगा कि भैया ये चीज अंडरस्टूड है। मुझे बताओ कि अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं भी होती, ठीक है, तो इसमें ऐसा थोड़ी ना था कि इधर 2 है तो इधर 3 हो गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर इधर जो है वो 3 परमाणु है हाइड्रोजन के, तो इधर भी 3 ही आए हुए होंगे, है ना। तो एक केमिकल रिएक्शन भले ही जो है वो संतुलित हो चाहे असंतुलित हो, ये चीज अब अंडरस्टूड रहेगी कि अभिक्रिया के दौरान परमाणु हमेशा क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, ठीक है। चाहे रिएक्शन बैलेंस हो चाहे रिएक्शन बैलेंस ना हो, ठीक। अब भैया देखो जरा कि ये परमाणु संरक्षण का सिद्धांत जो है वो हम किस तरीके की रिएक्शंस के लिए काम में लेते हैं, या यूं कहो कि किस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए हम परमाणु संरक्षण का सिद्धांत काम में लेते हैं। आप देखो कि जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है ना, और रिएक्शन है तो उसको हम किसी भी तरीके की अगर कैलकुलेशन आपको करनी है, आप रिएक्शन को बैलेंस करो, और बैलेंस करके जैसे मैंने बोल दिया इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, तो आप रिएक्शन को जो इस तरीके से क्या कर दोगे, संतुलित कर दोगे कि 1 से इसका 2 बनता है तो 2 से इसके कितने बने, 4 बने। तो एक तो ये सिंपल सा काम है।
किस तरीके के सवाल जो है परमाणु संरक्षण का सिद्धांत वहां पर आपको लगाना है नहीं लगाना है, तो मैं एक चीज बता देता हूं। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसे सवाल आपको दे देता है या कुछ ऐसी अभिक्रियाएं आपको दे देता है जिनको संतुलित करना लगभग असंभव होता है या जिनको संतुलित करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन सवालों में जो है वो आपको ये पीओएसी का कंसेप्ट काम में लेना है। एक चीज और है कि भैया पीओएसी का कंसेप्ट, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रिएक्शन होती है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो अभिक्रियाएं होती है, उन पर पीओएसी लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो नए नाभिकों का जन्म होता है, नए तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहां पर ये चीज लागू नहीं होती है, और हम बात कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब यही पॉइंट है कि भाई किस तरीके के सवाल आपको पीओएसी से सॉल्व करने हैं। तो मैं ये बोलूंगा इसमें ये चीज ध्यान में रखना कि ऐसे प्रश्न जिनमें दी गई रासायनिक अभिक्रिया, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो या असंभव हो, पीओएसी द्वारा हल किए जा सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि उन सारे सवालों को आप क्या कर सकते हो जी, पीओएसी के द्वारा जो है उनको हल कर सकते हो। क्लियर है बात? ठीक है, अब चलो जी, ये भी हुई एक बात, है ना। अब पीओएसी का जो कंसेप्ट है, देखो एक रिएक्शन जो होगी, उस रिएक्शन में तो हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, रिएक्शन में बहुत सारे परमाणु होंगे। तो अब उन परमाणुओं में से कौन से परमाणु पर आपको पीओएसी का कंसेप्ट लगाना है। तो ध्यान ये रखना है कि जो परमाणु एक रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से खत्म हो रहा है, क्या जो परमाणु पूरी तरह से खत्म हो गया ना, पूरा कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, उस परमाणु पर आपको पीओएसी का कंसेप्ट लगाना है। कि जिस परमाणु पूरी तरह से खत्म हो गया, उस पर मैं पीओएसी का कंसेप्ट लगाऊंगा। और पूरी तरह से खत्म हो गया ये कैसे पता चलेगा, तो उस परमाणु के बारे में आपको क्वेश्चन में ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। ठीक है, तो ये भी मैं पॉइंट लिख देता हूं कि भैया पीओएसी, है ना, ये सारे पॉइंट जो है वो पीओएसी के लिए जरूरी है। अगर आप पीओएसी को सीखना चाहते हो तो ये पॉइंट जरूरी है कि पीओएसी उस परमाणु पर लगाते हैं जो अभिक्रिया के दौरान पूर्ण खत्म हो गया हो या पूरा खत्म हो गया हो, खत्म हो गया हो। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। और इस परमाणु के बारे में, है ना, इस परमाणु के बारे में प्रश्न में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। ठीक है, तो जिस परमाणु पर आपको वास्तव में पीओएसी लगाना है ना, तो उस परमाणु के बारे में प्रश्न में ही आपको क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब भैया बड़ा सवाल कि यार ये पीओएसी लगाना कैसे है, ये भी हमें सीखना है। कि आपको, चलो मान लो आपको ये समझ में आ गया कि ये सवाल आपको पीओएसी से सॉल्व करना है, लेकिन अब ये पीओएसी कैसे हम अप्लाई करें, कैसे इसको लगाना है। तो आप ये समझना कि पीओएसी का कंसेप्ट हम कैसे लगाएंगे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, है ना। एक रिएक्शन है H2S HNO3 इज कन्वर्टिंग इनटू NO सल्फर और साथ में है H2O। ये रिएक्शन जो है ना वो असंतुलित है, असंतुलित। अब मैं आपको बोलूं कि यार मान लो इस रिएक्शन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको हल करना हो तो इसको बैलेंस करो। बैलेंस हो सकती है, ये कोई इतनी मुश्किल रिएक्शन नहीं है, आसानी से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमें क्या करना है, पीओएसी लगाना है। तो हम देखो क्या करेंगे, वैसे तो पीओएसी आपको उस परमाणु पर लगाना होता है कि जो एक रिएक्शन में पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। और उसके बारे में हिंट आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है वो हम क्या करेंगे, जितने भी परमाणु है सब पर पीओएसी लगाएंगे, है ना, सब परमाणु पर। यहां कौन कौन से परमाणु आप देखो जरा,
कौन कौन से परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। इस पूरी रिएक्शन में 4 तरह के परमाणु है। मैं सब पर POAC लगाऊंगा, हर एक परमाणु पर जो है वो हम POAC अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन पर POAC लगाने पर देखो जी क्या है, ये चीज अंडरस्टूड है कि भले ही ये रिएक्शन संतुलित नहीं है, भले ही ये रिएक्शन असंतुलित है, लेकिन भैया इस रिएक्शन में इस तरफ टोटल हाइड्रोजन के जितने परमाणु होंगे ना, इस तरफ भी हाइड्रोजन के उतने ही परमाणु होंगे। ये चीज जो है कंफर्म है कि इधर हाइड्रोजन के जितने परमाणु है उधर हाइड्रोजन के इतने ही परमाणु होंगे, या इधर हाइड्रोजन परमाणु के जितने मोल है इस तरफ भी हाइड्रोजन परमाणु के उतने ही मोल होंगे। ये चीज कंफर्म है। तो आप इसको ये समझना कि भैया जी देखो जरा कि H2S में, एक H2S में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, एक H2S में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 परमाणु है। तो एक H2O में 2 है, एक H2S में 2 है। तो मान लो अगर हमारे पास H2S के मोल n है तो मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन के टोटल परमाणु कितने हो गए, 2 × n H2S, कि भाई एक H2S में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो n H2S में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, फिर HNO3 में, एक HNO3 में हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो n मोल HNO3 में हाइड्रोजन के परमाणु कितने आ जाएंगे, n × HNO3। ठीक, तो इस तरफ हाइड्रोजन के टोटल परमाणु इतने हो गए और दूसरी तरफ भी इतने ही परमाणु होंगे। तो यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। कहने का मतलब यहां जितने भी हाइड्रोजन थे सारे के सारे H2O में चले गए। एक H2O में भैया 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, तो NH2O में कितने होंगे, 2 × NH2O। ये हमने हाइड्रोजन पर क्या लगा दिया जी, POAC हमने हाइड्रोजन के लिए लगा दिया। अब इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, देखो एक तो NH2S है, H2S के मोल है, HNO3 के मोल है और वाटर के मोल है। इनमें से आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो रख दो और जो अननोन चीज होगी वो अपने आप आ जाएगी। हाइड्रोजन पर POAC, सब पर ऐसे ही लगाना। जैसे मान लो मैं सल्फर पर POAC लगाता हूं, सल्फर पर POAC लगाने पर, तो सल्फर पर POAC लगाऊंगा तो मुझे बताओ कि भैया यहां सल्फर कितना है, इसके एक में सल्फर 1 है, तो NH2S जितने मोल H2S के होंगे उतने सल्फर के होंगे, HNO3 में है नहीं भैया, इसमें सारे के सारे सल्फर जो इसमें जा चुके हैं, तो 1 × n सल्फर। ये लो जी, सल्फर पर मैंने POAC लगा दिया। ठीक, ऐसे ही जो है मान लो मैं नाइट्रोजन पर POAC लगाता हूं, तो नाइट्रोजन पर POAC, नाइट्रोजन पर POAC लगाने पर तो नाइट्रोजन पर लगाऊंगा तो नाइट्रोजन का है HNO3 में, एक HNO3 में नाइट्रोजन का 1 है, तो भैया 1 × मान लो HNO3 का अगर n मोल है तो 1 × HNO3, और भैया जितने भी नाइट्रोजन थे सारे के सारे नाइट्रोजन NO में आ चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1 × क्या, NO। खत्म बात, ये हो गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन पर POAC लगा दिया मैंने, ये हमने सल्फर पर लगा दिया। ठीक है, और लास्ट कौन सा बचा, ऑक्सीजन पर, तो यहां पर लिख देता हूं ऑक्सीजन पर POAC लगाने पर। तो ऑक्सीजन पर अगर मैं POAC लगाऊंगा तो भैया जी कंडीशन क्या आएगी, ऑक्सीजन पर POAC अगर आपने लगाया, ऑक्सीजन कहाँ है, HNO3 में, तो एक HNO3 में ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, तो अगर NHNO3 है तो टोटल ऑक्सीजन इस तरफ कितने हो गए, इतने हो गए, और उसमें है नहीं बराबर। भैया ऑक्सीजन कहाँ का आ गया, कुछ तो आया किसमें, NO में, और कुछ चला गया किसमें, H2O में, तो NO में कितने हैं, 1 × n NO हो जाएगा प्लस 1 × n H2O। ये लो जी, जितने भी ऑक्सीजन है ये इस तरीके से आपको क्या करना है, LHS और RHS में परमाणु की संख्या को बराबर करना है। आई होप मेरी बात जो है आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी एलिमेंट के लिए आप इसी तरीके से क्या करोगे जी, POAC अप्लाई करोगे। क्लियर है बात, चलो जी, POAC तो अप्लाई करना आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर कि सवाल आखिर किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना, हाँ तो भाई देखो जरा कि इसी कंसेप्ट पर अब क्वेश्चन कैसे आएगा। सिंपल सा काम है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप मोल कंसेप्ट से जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, मोल से हम इसको ठीक वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है वो हम आप यूं बोल सकते हो कि भाई इसको हम इसके POAC के कंसेप्ट से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। ये क्वेश्चन जो है इसलिए लिया है ताकि POAC कैसे लगाना है हमें वो बात समझ में आए। तो सबसे पहले अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम मोल कंसेप्ट से सॉल्व करें तो क्या होगा, तो क्वेश्चन बोल रखा है 1 ग्राम कैल्शियम को ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाया गया। तो भाई मोल कंसेप्ट से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें रिएक्शन की जरूरत पड़ती है ना। तो फ्रॉम मोल कंसेप्ट, देखो जी मोल कंसेप्ट से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मोल कंसेप्ट के लिए हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए। तो सीधा सा काम है कि कैल्शियम को अगर आप जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं, ये हमारी रिएक्शन होगी क्या, बैलेंस। क्लियर है बात। अब देखना जरा
कि भाई क्या चीज़ गिवन है, तो गिवन ये है आपको, इसका गिवन है भैया 1 ग्राम। तो इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो दिया गया भार बटे परमाणु भार कैल्शियम का कितना होता है जी, 40 का परमाणु भार होता है, सीधा सा काम है। अब आप देखो कि आपको क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन के आधिक्य में, ये तो आधिक्य में है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो प्राप्त CaO का भार, इसका भार पूछा है। तो भैया मोल कंसेप्ट में लगाऊं तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन क्या कहती है भैया, कैल्शियम के रिएक्टिंग मोल बटा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 2 बराबर कैल्शियम ऑक्साइड के प्राप्त मोल बटा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 2। तो भैया NCaO इसके बनने वाले मोल कितने होंगे, 1/40 होंगे। तो मुझे तो इसका भार निकालना है ना, तो भार कितना हो जाएगा 1/40 गुणा इसका अणुभार कितना हो गया जी, 56 हो गया। क्लियर है बात। तो हमारे पास आप देखो इसका कितना भार बन रहा है, 56/40 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का बन रहा है। ये हमने सवाल को सॉल्व किया भैया किससे, ये हमने मोल कंसेप्ट से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब दूसरा भैया इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किससे, POAC से। तो POAC है ना, तो अब किस पर POAC लगाना है, पहली बात तो POAC के लिए आपको रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि POAC हम वहां काम में लेते हैं जहां हम रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो इसमें क्या बोला है, 1 ग्राम कैल्शियम को ऑक्सीजन के आधिक्य में, तो कैल्शियम को जला के इसने जो किस में बदल दिया, CaO। मान लो रिएक्शन आपको आती है नहीं आती है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमें यह जरूर पता है कि भाई जितने कैल्शियम के परमाणु इस तरफ होंगे उतने ही कैल्शियम के परमाणु दूसरी तरफ होंगे, हमें यह अच्छे से पता है। तो हम कैल्शियम पर POAC लगाएंगे, तो कैल्शियम पर POAC लगाने पर, तो मैंने कैल्शियम पर POAC अगर लगाया तो मैं इधर बोलूंगा देखो जरा कि N कैल्शियम, कैल्शियम के मोल गुणा भैया इधर कैल्शियम के कितने परमाणु, एक ही है, दूसरी तरफ इधर मैं बोलूंगा NCaO गुणा इसमें कैल्शियम के परमाणु इसमें भी कितने, एक। कहने का मतलब कैल्शियम के जितने मोल होंगे उतने ही मोल किसके होंगे, CaO के होंगे। तो इसके मोल कितने हैं, 1/40, और इसके मोल मेरे पास CaO के मोल आ गए तो NCaO, तो ये आ गए 1/40। तो भार कितना आ जाएगा, भार वही, इसका अणुभार कितना होता है 56/40 ग्राम। ये अपना आंसर है। POAC से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये सवाल ऐसा था कि इसको आप मोल कंसेप्ट से भी क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। अब थोड़ा सा जो है वो हम आगे एक एडवांस लेवल पर जाते हैं। तो आप देखो जरा कि अब ये जो सवाल है ना, इसको आप मूल कंसेप्ट से बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहां केवल और केवल POAC का कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा। देखिए जरा क्या है कि 27.6 ग्राम K2CO3 को, इसमें उपस्थित संपूर्ण कार्बन को K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस में बदलने के लिए अभिक्रमकों की एक श्रृंखला के साथ उपचारित किया गया, तो प्राप्त उत्पाद का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है कि भाई आपने क्या किया है, K2CO3 को, K2CO3 इसमें जितना भी कार्बन है उस सारे कार्बन को आपने कन्वर्ट कर दिया K2ZN3 FeCN6 और ये होल ट्वाइस में, कि जितना भी इसमें K2CO3 था उस सारे K2CO3 को आपने इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही इस कंपाउंड में आपने कन्वर्ट किया तो अब आपको पूछ रहा है कि भाई इससे कितना जो हो यहां पर प्राप्त उत्पाद का भार, कितना भार आपको इसका मिलेगा। और कैसे कन्वर्ट किया है, तो आपको बोल रहा कि एक अभिक्रमकों की एक श्रृंखला से इसको उपचारित किया, कि भाई पहले इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, मान लो ए के साथ करवाई, बी बना, बी की रिएक्शन सी के साथ करवाई, डी बना, डी की रिएक्शन ई के साथ करवाई तो एफ बना। इस तरीके से जो लास्ट में जाते जाते हमने ये वाला कंपाउंड बनाया। अब आप चेक कर लो इस रिएक्शन को कैसे भी बैलेंस करना इसको संभव नहीं है। कहने का मतलब इसको आप कैसे भी करके संतुलित कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, इधर देखो जिंक है, हमें पता ही नहीं आज जिंक कहां से आया। इधर देखो नाइट्रोजन है, हमें पता ही नहीं नाइट्रोजन कहां से आया। इधर देखो जो है वो हमारे पास आयरन है, हमें पता ही नहीं आयरन कहां से आया है ना। तो इस रिएक्शन को कैसे भी करके हम संतुलित कर ही नहीं सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये POAC से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब POAC से हम कैसे सॉल्व करें, तो आप इसको यूं समझो कि भैया मैंने कहा ना कि किसी एक परमाणु पर आपको क्या करना है, POAC लगाना है। अब कौन से परमाणु पर POAC लगाना है ये चीज आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलेगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है इसमें उपस्थित संपूर्ण कार्बन को, तो यानी कि मुझे इस पर कार्बन पर क्या लगाना है, POAC लगाना है। तो मैं बोलूंगा कार्बन पर POAC लगाने पर। तो भैया मैंने कार्बन पर POAC लगाया तो मैं इधर क्या बोलूंगा, देखो जरा कि NK2CO3 इंटू इसमें कार्बन के परमाणु कितने हैं, एक, ये हमारे पास बराबर होगा NK2ZN3 और FeCN6 होल ट्वाइस
N2, यहाँ कार्बन के कितने परमाणु भैया देखो जरा, इसके एक में 6 और 2 12, 12 कार्बन के परमाणु है। तो हमारे पास ये हमने कार्बन पर POSE लगाया। अब कार्बन पर POSE लगा के अब बाकी जो है वो चीजें हम रख देते हैं। K2CO3 200 कितना है 27.6 डिवाइड बाय इसका K2CO3 का जो है वो अपने पास कितना आएगा भैया, चेक कर लेते हैं। K2CO3 का परमाणु भार चाहिए ना मुझे, अणु भार चाहिए। तो पोटेशियम का 39 होता है, तो 78 तो हो गया किसका, पोटेशियम का टोटल, और 48 और 60 इसका हो गया टोटल। तो 8 कितना आ जाएगा, ये 138 आ जाएगा। तो 138 जो है वो अपने पास 138 ये हमारे पास किसका आ गया भैया, इसका आ गया। और दूसरी तरफ इसका जो है वो आपको क्या पूछा है, भार पूछा है ना, कि अभिक्रमकों की श्रृंखला से उपचारित किया तो प्राप्त उत्पाद का भार। मान लो x ग्राम भार इसका बना, दिया गया भार बट्टे अणु भार कितना है इसका 9697 ये आ गया, ठीक है। और गुणा कर दिया किससे, मोल गुणा ये आ गया 12, ठीक। तो खत्म बात, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो जरा ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ रहा है, साफ दिख रहा है 0.2 है। तो x का मान आ गया जी 0.2 इंटू 697 डिवाइड बाई कितना आएगा 12 आएगा। तो इसको जो है वो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ गया, कितना आ गया भैया 69.7 डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा 6 ग्राम। यही अपना क्या है, आंसर है। तो भैया ये क्वेश्चन आप मोल कंसेप्ट से बिल्कुल भी सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, POAC की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। एक सवाल और लेते हैं इस पर, ये देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर हम जाए तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन लैंग्वेज से हमें, लैंग्वेज को समझ के अगर आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आता है तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। आप देखो जरा कि यदि 1 ग्राम नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4.7 गुणा 10⁻³ मोल CO2 प्रति घंटा अवशोषित करती है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको बोल रहा है कितना 4.7 गुणा 10⁻³ मोल CO2 प्रति घंटा अवशोषित करती है, तथा यहां स्थिरीकृत संपूर्ण कार्बन परमाणु को स्टार्च के रूप में संचित करती है। अब वापस से वही बात है कि देखो POAC तो लगाना है ना, किस पर लगाना है, तो उस परमाणु के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वापस से कार्बन परमाणुओं की बात कर रहा है, तो यानी कि हम कार्बन पर POAC का कंसेप्ट लगाएंगे। तो स्टार्च के रूप में संचित करती है, तो नील हरित शैवाल को इसका द्रव्यमान दुगना करने के लिए कितना समय लगेगा। आप ये समझो कि द्रव्यमान को दुगना करना है ना, कि भाई मेरे पास कंडीशन ऐसी है कि 1 ग्राम था, 1 ग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल था, इसको द्रव्यमान को जो इसने दुगना कर दिया। मान लो इसने जो क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया, और ये जो है वो पहले हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी था, और अब इसने जो प्रकाश संश्लेषण करके टोटल जो है वो भार कितना कर लिया, टोटल 2 ग्राम भार कर लिया, 2 ग्राम भार। अब यार देखो 2 ग्राम भार में ये तो कंफर्म है कि 1 ग्राम भार तो किसका होगा, 1 ग्राम भार पहले से जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी था उसका होगा, और बाकी का 1 ग्राम जो आएगा वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आएगा। ये आया भैया प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। तो ये जो 1 ग्राम भार है, कहने का मतलब उसको दुगना करना है तो कितना संश्लेषण करना पड़ेगा, 1 ग्राम के बराबर ही करना पड़ेगा, है ना, कि 1 ग्राम तो पहले से था, 1 ग्राम प्रकाश संश्लेषण द्वारा आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई इसने जो दौरान 4.7 गुणा 10⁻³ मोल CO2 प्रति घंटा अवशोषित करी, तो कहने का मतलब इसने CO2 का जितना भी कार्बन था ये किस में कन्वर्ट कर दिया जी, ये स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब C5C6H10O5N में इसने जितना भी कार्बन था वो सारा का सारा इसमें इसने कन्वर्ट कर दिया। और वो स्टार्च जो था ना 1 ग्राम जो भार बन रहा है ना वो इसी स्टार्च के कारण बन रहा है ना। ये जो स्टार्च है, ये जो 1 ग्राम बन रहा है, ये स्टार्च चारों तरफ उसके जमा हो गया, तो इसके कारण जो 1 ग्राम बन रहा है। तो CO2 को एक तरीके से इसने जो है कन्वर्ट कर दिया भैया किसमें, स्टार्च में, है ना, तो के रूप में संचित करता है। तो नील हरित शैवाल को इसका वजन दुगना करने के लिए कितना समय लगेगा। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि भैया देखो 1 ग्राम अपने पास स्टार्च है ना, इसका भार आ गया कितना, 1 ग्राम स्टार्च का भार आ गया 1 ग्राम। मैं ये चेक कर देता हूं कि इसका 1 ग्राम बनाने के लिए मुझे कितने CO2 के अणुओं को स्थिरीकृत करना पड़ेगा, यानी कि कितने CO2 अणु चाहिए 1 ग्राम इसका बनाने के लिए। तो वही बात कि मैं कार्बन पर POAC लगा रहा हूं, है ना, कार्बन पर POAC
लगाने पर। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो ज़रा, इधर तो है NCO2 गुणा इसमें कार्बन के परमाणु कितने, 1। दूसरी तरफ क्या आएगा, N स्टार्च गुणा एक स्टार्च में कार्बन के परमाणु कितने, 6N है, तो गुणा 6N। हो गया काम। अब देखिएगा कि भाई मुझे तो CO2 के मोल निकालने हैं, तो NCO2 बराबर इसका दिया गया भार बटे स्टार्च का अणु भार, स्टार्च का 72, कार्बन का कितना 12, 1 का 12, और तो 6 का कितना 72, प्लस 10 हो गया किसका अपने पास हाइड्रोजन का, तो 72 और 10 कितना 82, है ना। और फिर ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 5 का कितना हो गया 80, है ना। तो ये आ गया कितना 162N, है ना। तो 162 इंटू N, क्योंकि N है ना ऐसे, तो 162N, और यहाँ पर कितना आएगा 6N, N से N कैंसिल हुआ, तो भैया NCO2 क्या है 6/162। मुझे इतना मोल CO2 का क्या करना पड़ेगा भैया जी, एक तरीके से स्त्रीकृत करना पड़ेगा। CO2 का इतना मोल स्त्रीकृत करोगे तब जाके 1 ग्राम स्टार्च का निर्माण होगा। अब इसने क्या बोला है कि भैया इतने मोल 1 घंटा में अवशोषित करती है। वो जो ब्लू ग्रेन एल्गी है वो 4.7 गुणा 10⁻³ मोल 1 घंटे में इतना अवशोषित करती है। मुझे ये बताना है कि इतने मोल CO2 का अवशोषित करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो मैं जो इसको यूं बोलूंगा कि भाई 1 घंटे में, या कितना है 4.7 गुणा 10⁻³ मोल, इतना ही है ना, हाँ 10⁻³ मोल CO2 अणुओं का या CO2 1 घंटे में अवशोषित होती है ना। ये क्वेश्चन की लाइन है। तो मुझे बताओ 1 मोल के अवशोषण में कितना समय लगेगा उसको, 1/4.7 गुणा 10⁻³ इतना घंटा लगेगा। 1 मोल के अवशोषण में इतना टाइम लगेगा। तो भैया मुझे कितने मोल का अवशोषण करवाना है, मुझे तो 6/162 का करवाना है। तो 6/162 मोल CO2 के अवशोषण के लिए उसको कितना समय लगेगा, 1/4.7 गुणा 10⁻³, ये आ गया कितना 6/162, ये इतना घंटा उसको लगेगा। आप चाहो तो इसको जो है वो सेकंड या फिर मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कोई जो है वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 4.7 इंटू 162, अगर आप इसको जो है वो सॉल्व करना चाहो तो आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा ज़रा, हाँ भाई एग्जैक्टली जो है वो इसको, वैसे तो जो है वो आपको तो अप्रोक्सीमेशन से ही करना होता है, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। इसको 5 मान लो, इसको 5 मान के इसको जो है 20 बार कैंसिल कर दो, तो 5 मान के ऊपर 20 आएगा, तो ऊपर आ गया 1200, नीचे कितना आ गया 1200, डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया 162। अब इसको और सॉल्व करना है तो इसको जो कितना मान लो, इतना मान लो, है ना, 160 के आसपास मान लो, तो 120 डिवाइड बाय कितना 16, तो ये कितना आ जाएगा 60/8। और 60/8 का मतलब जो है वो 8 2 7 56 8 20 64, लगभग जो है वो आप ये मान सकते हो कि भाई 7 से 8 के अप्रोक्स आएगा। अब जो है वो हम बिना इसके अप्रोक्सीमेशन के इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो जरा, 6000 डिवाइड बाय 4.7, है ना, डिवाइड बाय 162, है ना। तो ये देखो जरा कितना आया, वही 7 से 8 के आसपास आ रहा है, 7.88 आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने केवल आपको जो इसलिए बताया कि भाई आप अप्रोक्सीमेशन इसको कैसे लो, है ना, क्योंकि वही बात है कि भाई कैलकुलेशन जो है उसमें मिस्टेक होती है, और ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो हम कैसे करें, अप्रोक्सीमेशन से ही करनी होती है कि भाई ऑप्शन से हमें चूज करना है, इतना घंटा लगेगा। पहले तो इसको क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ऑप्शन से हमें चूज करना है, अब ऑप्शन से चूज करना है तो भाई एक एक जो हो ऐसे गुणा करने बैठ गए, डिवाइड करने बैठ गए, तो बाद में तो यही होगा। तो इसको जो कितना मान लिया, 5 मान लिया, इसको जो 160 मान लिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा कम कर दिया, तो एक आइडिया मिल गया यार कि एक तो कैलकुलेशन आसान हो गई, आइडिया मिल गया कि 7 से 8 के आसपास जो ऑप्शन है वही सही है। हाँ, लेकिन अगर एक ऑप्शन दे दिया 7.5, एक ऑप्शन दे दिया 7.9, एक ऑप्शन दे दिया आपको 6.3, अगर बहुत करीब करीब ऑप्शन दे दिए तो फिर आपको एग्जैक्टली इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बाद में जो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, टाइम वहां पर खर्च करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर है बात। तो भैया ये है POAC का एक छोटा सा कंसेप्ट है, आसान सा काम है, मेरे ख्याल से जो है वो आप आसानी से कर लोगे। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, नॉर्मली जो है वो जेई के बच्चों के लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में भी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट में अच्छे सवाल अगर आपको करने हैं तो आप POAC आपको करना चाहिए। ठीक है, चलो जी,
एक टॉपिक और हमारा जो हो इसमें कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपन यूडियोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ तो भैया देखो कि मोल कंसेप्ट में ही अगला जो टॉपिक है ना अपने पास वो है यूडियोमेट्री। ठीक है, और यूडियोमेट्री को गैस एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, और गैसीय मापन आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो हिंदी में भी आप यूडियोमेट्री समझ लो इसको, है ना। इतना कोई जो विशेष का जो हिंदी मतलब हिंदी नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या है यूडियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, है ना, और किस तरीके के सवाल आते हैं, वो सारी चीजें मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा। देखो यूडियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, गैस एनालिसिस को हम बोलते हैं। यूडियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं भैया, गैसों के बारे में हम इस तरीके की रिएक्शंस की स्टडी करते हैं कि भाई उन रिएक्शन में या तो सारे कंपोनेंट गैसियस होने चाहिए या फिर कम से कम कोई दो कंपोनेंट क्या होने चाहिए, गैसियस होने चाहिए। और उन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, आपको जो है वो किसी एक गैस के बारे में कोई जानकारी दी होगी और दूसरे के बारे में कोई ना कोई चीज़ पूछेगा, है ना। और जैसे मान लो एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है भैया, 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू N2 + 3H2। अब मान लो मैंने आपको ये दे रखा है कि भाई सारी की सारी, पहली बात तो एक रिएक्शन में जितनी भी गैसें होती हैं ये सारी की सारी सेम टेम्परेचर पर होती है, सेम प्रेशर पर होती है। टेम्परेचर प्रेशर सबका सेम होता है क्योंकि सारी गैसें एक ही कंटेनर में होगी। अब एक ही कंटेनर में तो अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग प्रेशर पर कोई गैस नहीं हो सकती। आपको मान लो ये दे रखा है कि इसका अमोनिया का 10 ml है मेरे पास, अमोनिया का 10 ml है, तो अमोनिया के 10 ml से नाइट्रोजन का कितना बनेगा और हाइड्रोजन का कितना बनेगा। आप कहोगे कि सर ये तो सिंपल सा है, इसका 10 ml दे रखा है, हम एक काम करते हैं इसको मोल में कन्वर्ट करके उसके बाद में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल निकाल लेते हैं, फिर से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल भैया यही ईडियोमेट्री होती है, लेकिन भैया इससे आसान काम जो है ईडियोमेट्री से हो सकता है कि भाई आपको इसको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बिना मोल में कन्वर्ट करें भी इसके लिए जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, है ना। दूसरा एक चीज कि भैया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, कि एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हाइड्रोजन का कितना बनेगा, नाइट्रोजन का जो कितना बनेगा, एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए कुछ सॉल्वेंट होते हैं, उन सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, इनको गैसेस को क्या करवाते हैं, पहले एब्जॉर्ब करवाते हैं और गैसेस को एब्जॉर्ब करवा के बाद में एक्सपेरिमेंटली भी हम चेक करते हैं। ये सारी लैंग्वेज जितने भी ये क्वेश्चन में मिलेगी। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब जो वो हम इसमें 2-4 पॉइंट पहले लिखेंगे, जो काम के पॉइंट है पहले हम उनकी बात करेंगे। तो भैया यहां पर हम ये बोलेंगे कि भाई यूडियोमेट्री में ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें जो गैसीय हो, पहली बात तो, है ना, जो गैसीय हो या जिनमें कम से कम कोई दो, ठीक है, क्रियाकारक या उत्पाद क्या हो, गैसीय हो। ठीक है, पहले तो ये ध्यान में रखना कि भाई गैसीय रिएक्शन होनी चाहिए। अगर मान लो गैसीय ही नहीं है, कोई कंपोनेंट गैसियस है ही नहीं, तो वहां पर जो हम यूडियोमेट्री का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। फिर दूसरी बात कि भाई अभिक्रिया में या प्रश्न में दी हुई सभी गैसें समान ताप तथा समान दाब पर होनी चाहिए। यह भी कंडीशन है, समान दाब पर होनी चाहिए। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि भाई प्रश्न में आपको जितनी भी गैसें दी है, एक रिएक्शन में जितनी भी चीजें दी है, सारी की सारी एक ही टेम्परेचर एक ही प्रेशर पर होनी चाहिए, है ना। और ये चीज अक्सर अंडरस्टूड है कि एक रिएक्शन लिखी हुई है तो उस रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट होंगे, जितनी भी चीजें होंगी ना, वो सारी की सारी जो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर होगी। ये चीज अंडरस्टूड है। फिर अगला पॉइंट जो इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, वो पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मुझे पढ़ना पड़ेगा, और ये पॉइंट है भैया गैलुसेक का। ईडियोमेट्री में, है ना, ये पॉइंट बहुत काम में आता है। तो पॉइंट है भैया गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम।
देखो वैसे तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम यूडियोमेट्री से रिलेटेड सवाल पहले कर चुके हैं, बस उसी कंसेप्ट को अब हमने एक नाम दे दिया है ना। और क्वेश्चन कैसे आएगा इससे आपको ये पता भी चल जाएगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, बस एक दो पॉइंट है जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पर जो आते हैं। गेलुसेक का गेशिया आयतन नियम, ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चैप्टर के सबसे लास्ट में हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर जो है वो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के जो नियम है मूल कंसेप्ट में आते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। तो भैया रासायनिक संयोजन के जो नियम है ना, उनमें से ही जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, जैसे गुणित अनुपात का नियम हो गया, है ना, ऐसे ही इनमें से एक अवोगाद्रो की परिकल्पना है, उनमें से ही एक है अपने पास गेलुसेक का गेशिया आयतन का नियम। ठीक है, अब गेलुसेक के गेशिय आयतन का नियम क्या है? बहुत ही आसान सा काम। गेलुसेक ये कहता है कि किसी गेशिय अभिक्रिया में जितनी भी गैसेस होती है ना, जितनी भी गैसें हैं, गेशिय अभिक्रिया में लागू होता है वही चीज यहां पर भी ये लागू होना चाहिए कि कम से कम कोई दो तो गैसेस होने ही चाहिए, दो कंपोनेंट तो गैसीय अवस्था में होनी चाहिए, या तो पूरी रिएक्शन गैसीय हो या कम से कम कोई दो कंपोनेंट गैसीय होना चाहिए। तो ये कहता है किसी गैसीय अभिक्रिया में, है ना, जितनी भी गैसें हैं, गैसें हमेशा आयतन के सरल अनुपात में अभिक्रिया करती है। और इसके अलावा गैसें जो है वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा बनने वाला उत्पाद भी गैसीय है तो वो भी आयतन के सरल अनुपात में ही होगा। तो पहले मैं ये लिख देता हूं कि इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में, किसी गैसीय अभिक्रिया में गैसें सदैव आयतन के सरल अनुपात में अभिक्रिया करती है तथा यदि उत्पाद भी गैसीय है तो वह भी आयतन के सरलतम अनुपात में होगा, या आयतन के सरल अनुपात में होगा, है ना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और भैया देखो यूडियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, या यूडियोमेट्री ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये नियम काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो जी कि भाई बात ऐसी है कि अगर इसका एग्जांपल हम देखें या इसी चीज को हम एग्जांपल समझे, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन ली थी, N2 ये गैस है, प्लस 3H2 ये भी क्या है, गैस है, और 2NH3 ये भी क्या है, गैस है। मान लो ये सारी की सारी गैसें जो है वो कहाँ है जी, STP पर है ना। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, नहीं गिवन है तो हम तो क्या करते हैं, सबका टेम्परेचर प्रेशर क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, है ना। तो आप समझो जरा कि भाई सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 2। और भैया मैंने आपको सिखा रखा है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है उसका सबसे बेसिक, सबसे जनरल मीनिंग क्या होता है, उसका सबसे बेसिक जनरल मीनिंग होता है क्या, मोल। तो इसका सबसे बेसिक मतलब है मोल, कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसके कितने मोल बना रहा है, 2 मोल बना रहा है। अब मोल आ गया तो मोल को हम आयतन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर आयतन की बात करूं ना, तो आप देखो 1 मोल का एसटीपी पर आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर। कहने का मतलब यह है कि भैया नाइट्रोजन के 22.4 लीटर, हाइड्रोजन के 67.2 लीटर के साथ रिएक्शन करके, और यहां अमोनिया का जो कितना बनाएंगे, 44.8 लीटर बनाएंगे। ये आयतन है ना। अब देखो जरा कि बात ये है, मैंने कहा गैसेस हमेशा आयतन के सरल अनुपात में रिएक्शन करती है। हाँ, तो देखो कि भाई कंडीशन ऐसी है कि ये इनका आयतन है, अगर मैं इनको अनुपात में कन्वर्ट करूं, है ना, तो आप अनुपात देखो, आयतन का अनुपात, तो भैया अनुपात आप देखो, अनुपात ये है 1:3:2। वही बात है कि भाई गैस से हमेशा आयतन के सरल अनुपात में रिएक्शन करती है। ये 1:3 में रिएक्शन करके इसका कितना, 2 अनुपात का, मतलब 2 अनुपात वाला जो है वो एक उत्पाद देगा मात्रा के रूप में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका एक आयतन, इसका जो हो 3 आयतन के साथ रिएक्शन करके इसका कितना आयतन बनेगा, 2 आयतन बनेगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका 1 लीटर
इसके 3 लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका 2 लीटर बनेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसका 1 ml इसके 3 ml के साथ रिएक्शन करके इसका 2 ml बनेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आयतन दे रखा है ना कि सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम है और आपको जो अगर आयतन दे रखा है तो कोई कैलकुलेशन करने के लिए आपको मोल की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसी को मोल की तरह मान के अगर आपने इसका आयतन ले रखा इसका आयतन ले रखा तो इधर भी क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। कहने का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे इसका 2 ml बनाना तो आपको 1 ml इसका लेना, 3 ml इसका लेना, क्योंकि सारे के सारे एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे है। यह है यूडियोमेट्री, है ना। इस तरीके के सवाल हम कर चुके हैं भैया जी। एक इस पर जो हो, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन अगर एग्जांपल और लूं, हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है जी। H2 प्लस Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2HCl। ये हमारे पास जैसे कोई रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो इसका एक आयतन जो रस समीकरण मितीय गुणांक होता है ना, वही आयतन का एक तरीके से अनुपात होता है। तो इसका एक आयतन इसके एक आयतन के साथ रिएक्शन करके इसका कितना, इसका 2 आयतन बनाता है। हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं। अब एक आयतन का मतलब ये हो गया इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका 2 लीटर बोल दो आप। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसका 22.4 इसके 22.4 के साथ रिएक्शन करके इसके 44.8 बनाएगा। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। जैसे हमारे पास ये कोई रिएक्शन है मान लो, है ना, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O, है ना। अब ये लिक्विड है, अब ये लिक्विड है, ध्यान रखना। अब मैं बोलूंगा कि इसका एक आयतन, ठीक है, इसके आधे आयतन के साथ रिएक्शन करके अगर आप यहां पर लिख रहे हो इसका एक आयतन बनाएगा तो ये चीज गलत है। ये चीज जो हो क्या है, गलत है। कारण ये लिक्विड है, ये लिक्विड पर लागू नहीं होता, ये केवल गैस पर लागू होता है। ये तो सही है कि इसका एक आयतन इसके आधे आयतन के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ये गलत है कि इसका एक आयतन बनेगा। अगर यहां गैस होता तो ये चीज चल जाती कि इसका 1 लीटर इसके आधे लीटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये तो सही है, लेकिन इसका 1 लीटर बनेगा, ये गलत है। हाँ, अगर यहां गैस होती तो मैं बोलता इसका 1 लीटर इसके आधे लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका जो हो 1 लीटर बनाएगा। ये होता है भैया अपने पास क्या, गेलुसेक के गैसीय आयतन का नियम। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर प्रश्न में आपको किसी गैस का आयतन दे रखा है और दूसरी गैस के बारे में कोई जानकारी पूछी है तो आप आयतन को मोल की तरह क्या कर सकते हो, मान सकते हो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पहले मैं ये चीज यहां लिख देता हूं, है ना, कि भैया इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करके बाद में लिखूंगा, क्योंकि ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ठीक है, देखो जी कि भैया बात ऐसी है कि भाई पूरे हम यूडियोमेट्री का जितना भी कंसेप्ट है ना, उस पूरे यूडियोमेट्री में यही चीज़ यही टॉपिक काम में लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है, कि यदि प्रश्न में किसी गैस का आयतन देकर दूसरी गैस का आयतन पूछे तो आयतन को मोल की तरह माना जा सकता है ना। तो इसका कंक्लूजन ये है कि भाई एक गैस का आयतन देके दूसरी गैस का आयतन पूछ रहा है तो आयतन को किसकी तरह मानोगे, मोल की तरह मानोगे। ओवरऑल ये कंक्लूजन इसका, क्लियर है बात। तो ये है भैया अपने पास गेलुसेक के गैसीय आयतन का नियम। उम्मीद करते हैं आपको चीज और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो थोड़ा सा इसी में हम और बढ़ते हैं आगे। चलो जी, गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम तो हो गया। फिर इसके बाद में आपको यह ध्यान में रखना है कि यदि पात्र में, है ना, गैस के अलावा कोई द्रव भी उपस्थित है तो द्रव के आयतन को पात्र के सापेक्ष नगण्य मानकर गणना की जा सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है ना,
क्या पॉइंट है ये देखिएगा जरा, कि ये पॉइंट जो है वो हमें ध्यान से समझना। मान लो एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में जैसे हमने अभी बात करी थी H2 + ½ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड, है ना। ये रिएक्शन हो रही है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये रिएक्शन हो रही है। अब बोल दिया कि भैया ये कंटेनर है 10 लीटर का, तो 10 लीटर का अगर कंटेनर है तो, और यहां पर H2O का बनने वाला आयतन 5 ml है, तो भैया ये 5 ml है, तो मैं अब बोलूं यहां हाइड्रोजन भी है, यहां ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना आयतन घेरेगी, तो आप कहोगे जितना कंटेनर का आयतन उतना घेरेगी। कंटेनर में कितना उपलब्ध आयतन है, 10 - 5 ml, 10 लीटर - 5 ml, इतना उपलब्ध आयतन है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आयतन है। तो मैंने कहा कि भाई इस H2O को आप नेग्लेक्ट कर दो, कहने का मतलब इसका आयतन भी 10 लीटर लेंगे, इसका आयतन भी कितना लेंगे, 10 लीटर लेंगे। लेकिन ये तभी है जब लिक्विड का अमाउंट बहुत कम हो। अगर मान लो ये 5 लीटर दे दे कि यार 10 में से 5 लीटर तो पानी है इसमें, है ना, तो अब जो हो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं मान सकते। ये एक जनरल जो है वो अपने पास आपके अजम्पशन की बात है कि भाई पानी अगर बहुत ज़्यादा दे दिया फिर तो आपको जो क्या करना पड़ेगा, पानी का आयतन नगण्य नहीं लिया जा सकता, जो लिक्विड है उसका आयतन नगण्य नहीं लिया जा सकता। ठीक है, फिर कई बार जो है ना सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में कई बार खाली एयर लिखा हुआ आता है, वायु लिखा हुआ होता है ना। तो वायु का क्या तात्पर्य होता है, तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में वायु लिखा हुआ आए तो वायु का मतलब है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वायु का मतलब क्या है, नाइट्रोजन प्लस O2 का एक मिक्सचर। क्यों भाई, आप कहोगे सर वायु में तो दूसरी भी गैसें होती है। भैया 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, और बाकी जो 1% में अदर गैसेज होती है। तो ध्यान में रखना वायु का मतलब है ना, वायु यदि प्रश्न में वायु दी जाए तो वायु का संगठन N2 + O2 लेना है। ठीक है जी, तो वायु का संगठन क्या होता है, N2 और O2 होता है, क्योंकि बाकी जो 1%, 99% तो यही है, 1% जो दूसरी गैसें होती है। और यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन को अक्रिय गैस की तरह मानना है, अक्रिय गैस की तरह मानना है। कारण क्या है नाइट्रोजन को अक्रिय गैस लेने का, क्योंकि भैया नाइट्रोजन जो है ना वो रिएक्शन करती ही नहीं है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बंद ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। हर कभी मान लो अगर नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर भी अगर रिएक्शन कर जाती तो अपना तो अस्तित्व ही नहीं होता। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन को अक्रिय गैस की तरह मानना है। अगर मान लो कहीं रिएक्शन में वायु काम में ले रहे हैं, अर्थात वायु की अभिक्रिया कहीं करवानी है तो केवल O2 की रिएक्शन या O2 की अभिक्रिया ही हमें करवानी होती है, अभिक्रिया ही हमें करवानी होती है। देखो ये सारी चीजें जो है ना, जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं, ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से ही ये चीजें समझ में आएगी। अभी के लिए जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये पॉइंट आपको ऐसे के ऐसे एज इट इज क्या करना है जी, नोट डाउन करने हैं। ठीक है ना। अब एक लास्ट पॉइंट है जो कि है भैया सॉल्वेंट के बारे में, है ना। तो ये ध्यान में रखो कि भाई यूडियोमेट्री में बनने वाली गैसों को कुछ विलायकों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है कि भाई यूडियोमेट्री में बनने वाली जो गैसें है ना, उनको कुछ विलायकों से हम क्या करवाते हैं, अवशोषित करवाते हैं। और विलायकों से कैसे अवशोषित करवाना ये तो बात की बात है, लेकिन ये विलायक कौन सा विलायक कौन सी गैस को अवशोषित करता है वो जरूरी है, जो निम्न है। देखो जी क्या है, कि हमारे पास कुछ विलायक है, जैसे यहां पर तो मैं लिख रहा हूं भैया सॉल्वेंट, कि कौन सा सॉल्वेंट कौन सी गैस को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो यहां तो है हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, तो यहां तो है भैया सॉल्वेंट और यहां है गैस, कि कौन सा सॉल्वेंट कौन सी गैस को अवशोषित करता है ना। तो इसमें सबसे पहला है अपने पास KOH। तो KOH
अगर कहीं लिखा हुआ आए तो आपको ये ध्यान में रखना, KOH जो होता है वो CO2, SO2 और Cl2 को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, जैसे आपको जो है वो क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि भैया एक पात्र है और एक पात्र में जो है वो हमारे पास CO2 और H2O और NH3 का जो है वो एक मिश्रण है। ठीक है, और इस मिश्रण में KOH मिलाने पर मिश्रण के भार में 20 ग्राम की कमी आ गई। क्वेश्चन ये है, एक हिंट दे रहा हूं मैं, अभी जो वो हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा वो तो बात करेंगे हम आगे, है ना। तो आपको ये दे दिया कि भाई इसमें CO2, H2O और NH3 है, KOH मिलाने पर इसमें 20 ग्राम की कमी आ गई। तो आपको ये ध्यान में रखना KOH करता क्या है। तो KOH किसको अवशोषित करता है, CO2 को अवशोषित करता है, और KOH SO2 अगर है, SO2 को भी अवशोषित कर लेगा, Cl2 को भी अवशोषित कर लेगा। फिर है भैया अपने पास अमोनिकल या अमोनिकृत, अमोनिकृत Cu2Cl2। तो अमोनिकृत Cu2Cl2 जो है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करता है। फिर आपको ध्यान में रखना है भैया टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है ये O3 को अवशोषित करने का काम करता है ना। फिर आपको आगे जो है वो एल्कलाइन क्षारीय पायरोगेलोल, एल्केलाइन पायरोगेलोल, ठीक है, ये O2 को अवशोषित करने का काम करता है। फिर जो है पानी, अगर कई जगह जो है पानी अगर मिला है सॉल्वेंट के तौर पर, तो पानी जो है NH3 और HCl इनको अवशोषित करने का काम करेगा। और फिर लास्ट में है जी CuSO4, है ना, या CaCl2, ये जो है वो H2O को अवशोषित करने का काम करते हैं। कि सॉल्यूशन में अगर जो है CO2, SO2, Cl2 है तो इनकी मात्रा का पता लगाने के लिए कौन सा सॉल्वेंट, KOH, और CO को अवशोषित करने के लिए अमोनिकृत Cu2Cl2, ओजोन के लिए जो टर्पेंटाइन ऑयल, O2 के लिए जो पायरोगेलोल, पानी जो है वो NH3 और HCl को अवशोषित करेगा, और CuSO4 या CaCl2 जो है वो पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं। ये हमारे पास यूडियोमेट्री के बारे में कुछ एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब जो है वो हम आते हैं भैया जी क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से यहां से पूछा जाता है, कि प्रश्न कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्या आएगा। भैया ध्यान रखना, यहां से नीट में भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे आता है वो तो उसी से पता चलेगा कि भाई क्या है ये टॉपिक वास्तव में। तो देखना जरा क्वेश्चन कैसे आएंगे ना। हाँ भाई देखो जरा, किस टॉपिक पर अब हमें क्वेश्चन करने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक छोटा सा टॉपिक आपको और बता देता हूँ, बार बार जो है वो काम में आएगा, बार बार हमें जो है ये टॉपिक काम में लेना है, तो हम एक बार में ही इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। और वो है भैया जी हाइड्रोकार्बन का दहन, है ना। छोटा सा पॉइंट है भैया, इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। पॉइंट इज कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का दहन, हाइड्रोकार्बन का दहन। वैसे तो आपको ये पता है कि यार किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन आप करवा दो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, कैसा भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन अगर आप करवाते हो तो क्या क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है। लेकिन हम इसमें जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को जो है वो अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो 4 एल्केन। भैया मेरे अगर एल्केन की बात कहीं आए और इसका दहन करवाना हो तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और इसका दहन करवाते हैं तो दहन हमेशा जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, और दहन में हमेशा CO2 और वाटर ही बनता है ना। अब भैया इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो यहाँ पर कार्बन है N और सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया जी, CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो N तो CO2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2n+2, तो यहाँ पर मुझे कितना लगाना पड़ेगा भैया कि 2n+2 हाइड्रोजन आ जाए, तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा 2n+2/2। आप देख लो जरा, मुझे इतना रखना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजन जो है कितना होगा 2n+2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तभी तो काम होगा ना। अब 2n+2/2 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n+1, और ये क्या आ जाएगा H2O। देख लो जरा, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2n+2 हो गए। ऑक्सीजन को मैं बैलेंस करता हूं, इधर से कितना ऑक्सीजन 2n, यहां से कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, यहां से ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है n+1, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया कितना 3n+1। इधर ऑक्सीजन के परमाणु है 3n+1, तो इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु कितने होने चाहिए, 3n+1 ही होनी चाहिए। इधर है कितने, अभी O2 है ये, तो मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा कितना 3n+1/2,
2O2। ये लो जी, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ध्यान रखना किसी क्वेश्चन में अगर वो केवल उसने एल्केन लिखा हुआ है, एल्केन लिखा हुआ है, ये चीज मेंशन होनी चाहिए। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर उसने बोला है कि एक हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन है, तो आपको ये वाली इक्वेशन जो है वहां पर लिखनी है। इस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, वो है n, और n की वैल्यू आपसे पूछेगा, आपसे ज्ञात करवाएगा, या फिर आपको पूछ लेगा कि इस n के आधार पर कि एल्केन का अणु सूत्र क्या होगा, मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा, इस तरह का सवाल आएगा। फिर भैया यही काम हमें करना है फॉर एल्कीन। एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ऑक्सीजन के साथ अगर मैं इसको जलाऊंगा तो N तो CO2 बना, और H2O देखो कितना बनेगा भैया, इधर H2O कितना है 2N, तो यहां पर मैं कितना लगा दूं, N लगा दूं, ताकि टोटल कितना हो जाए N, और ये 2N हो गया है ना। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहां से 2N ऑक्सीजन यहां से आया प्लस N ऑक्सीजन यहां से आया, टोटल ऑक्सीजन 3N, और यहां पर कितना लगाऊंगा 3N/2 ऑक्सीजन मुझे लगाना पड़ेगा। ये एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला। फॉर एल्काइन, अगर एल्काइन के लिए मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो CnH2n-2, और एल्काइन के कंबशन की रिएक्शन लिखूंगा, दहन के रिएक्शन, एक सामान्य रिएक्शन जो होती है वो लिखूं तो इधर आएगा NCO2 प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास N-1H2। देख लो जरा, ऐसा ही होगा है ना। अब यहां से 2N और यहां से N-1, तो 3N-1 हो गया, तो यहां मुझे लगाना पड़ेगा जी 3N-1/2। ये तीन रिएक्शन है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए, है ना। तीनों रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। अगर बैलेंस करनी आती है तो अच्छी बात है, नहीं करनी आती है तो इसको याद कर लो, ठीक है। कई बार जो है वो सवाल में मेंशन होता है कि एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, कई बार तो दिया होता है। अब अगर दिया है तो मान लो एल्केन दिया तो ये रिएक्शन लिख देना, एल्कीन दिया तो ये रिएक्शन, और एल्काइन में ये रिएक्शन लिखनी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि वो एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन। एक लिखेगा एक हाइड्रोकार्बन है मान लो, है ना, क्वेश्चन में लिख के देगा कि एक हाइड्रोकार्बन है, इसके दहन से ये मिला, इसके दहन से ये प्राप्त हुआ, या इतना O2 की आवश्यकता हुई। तो भैया अगर क्वेश्चन में ये बोले कि वो एक हाइड्रोकार्बन है, तो इस केस में आपको हाइड्रोकार्बन को अज्यूम करना है ना, मानना है। एक हाइड्रोकार्बन के लिए, एक सामान्य हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है, कार्बन के लिए, कि यार सवाल में आपको ये चीज दे रखी है कि भाई एक सामान्य हाइड्रोकार्बन है ना। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन है इससे मतलब नहीं है। मान लो अगर क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन बोले तो उसको आप मान लेना CXHY, हाइड्रोकार्बन को मान लिया CXHY। अब वही बात है, ऑक्सीजन के साथ इसको हमें जलाना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहां से X CO2 बनेगा और Y/2 H2O बनेगा। टोटल कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 2X तो यहां से चाहिए और Y/2 यहां से चाहिए। एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम 2 आया तो 4X + Y, इतना आया, है ना। और यहां पर अगर मैं रखूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 4X + Y कितना 4। ये लो जी, हमने दोनों तरफ जो ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। ये तीन हमारे पास रिएक्शंस है, और भैया मेरे ये तीनों रिएक्शंस जो है वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तीनों रिएक्शन जो है वो अगर आपने बैलेंस करना आपको आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बैलेंस करना नहीं आता है ना, तो भैया आपको फिर ये याद रखनी पड़ेगी तीनों रिएक्शन, क्योंकि अभी जो है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन तीनों को हम काम में लेने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई भैया एक तरीके से हाइड्रोकार्बन के दहन की बात। अब देखिएगा कि ईडियोमेट्री वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा क्या कह रहा आपको, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व मैं करता हूं इसको। क्वेश्चन है, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन, देख लो जरा, एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है CXHY। ये तो इसने मेंशन करके दे दिया CXHY। अगर मान लो ये नहीं बोलता कि हाइड्रोकार्बन CXHY है, तो भी हमें फॉर्मूला यही लेना होता है, इसका CXHY ही फॉर्मूला लेना होता। को इसके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए इसके आयतन से 6 गुना अधिक O2 की आवश्यकता होती है, तथा तब यह इसके आयतन से 4 गुना CO2 उत्पन्न करता है। तो X + Y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं इसके दहन की रिएक्शन लिखूंगा CXHY + 4X + Y/4, और ये O2 आया, इधर क्या बनेगा जी XCO2 बनेगा, साथ में क्या बनेगा Y/2 H2O बनेगा। ध्यान से देख लो, अगर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है तो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर है बात, चलो भैया लिख दी। अब आगे आपको देखो, जैसा क्वेश्चन बोलता है आपको एक ही काम करना है, लैंग्वेज को फॉलो कर लो,
लैंग्वेज को फॉलो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ये बोल रहा है कि इसके पूर्ण दहन के लिए 6 गुना अधिक O2 की आवश्यकता होती है, तब जाके ये 4 गुना CO2 उत्पन्न करता है। कहने का मतलब अगर इसका एक आयतन में जलाऊंगा तो इसका कितना आयतन, इसका 6 आयतन मुझे चाहिए, तब जाके इसका जो कितना 4 आयतन बनेगा। कहने का मतलब इसका 1 लीटर तो इसका 6 लीटर, तब जाके इसका कितना लीटर बनेगा जी, 4 लीटर। बहुत सारे बच्चों को ये H2O में कंफ्यूजन रहता है कि सर जैसे CO2 तो गैस है, ये H2O किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा कि गैसियस स्टेट में होगा। तो भैया जी साफ बात है, अगर क्वेश्चन में NTP STP दिया हुआ है तो H2O को लिक्विड स्टेट मानना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया हुआ है, जैसे मान लो 300 डिग्री दिया हुआ है ना, या 400 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, तब ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा। NTP STP में H2O को जो है वो लिक्विड स्टेट में आप ले सकते हो, आपको लेना है। चलो जी हो गया काम। अब देखना कि भाई इसका एक आयतन इसके 6 आयतन सॉरी के साथ रिएक्शन करके इसका 4 आयतन बनाता है। आप इसको जो है आयतन को मोल की तरह मान सकते हो और मोल को आयतन की तरह मान सकते हो, मैंने जो है वो बताया था अभी, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। स्टोइकियोमेट्री से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी को जो है आप मोल की तरह जो एक तरीके से मान सकते हो। सबसे पहले मैं 4 है ना रिलेशन लगा देता हूं इन दोनों पर। तो इन दोनों पर रिलेशन क्या आएगा, NCXHY के इसके रिएक्टिंग मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1। इधर क्या आएगा NO2 डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना 4x + y बाय 4 जाएगा ऊपर। आप देखो जरा, इसके एक के लिए इसका 6 चाहिए, यानी इसका मान तो आ गया 1 डिवाइड बाय NO2 का मान कितना आएगा 6 आएगा, तो ये आया 4x + y, है ना। तो ये 24 आ गया, और तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई 4x + y = कितना 24। इसको मैं बोल देता हूं जी इक्वेशन नंबर 1। आपको x + y का मान ही तो चाहिए ना, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कि भाई अब CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एक काम करो कि इसका एक आयतन है तो इसका 4 आयतन है, यानी इसका 1 मोल है तो इसके 4 मोल है। इन दोनों पर एक्सप्रेशन लगा दो, तो मैं क्या बोलूंगा NCXHY डिवाइड बाई 1 NCO2 डिवाइड बाई इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना x है। वही काम कर रहे हैं जो अपने स्टोइकियोमेट्री में किया था कि इसके क्रियाकारी मोल इसका रस समीकरण मितीय गुणांक, इसके क्रियाकारी मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक, इसके प्राप्त मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक, सबको बराबर कर दो। तो इसका 1 मोल है तो इसके 4 मोल है, तो x का मान आ गया जी कितना 4, खत्म बात। और x का मान अगर मेरे पास 4 आ गया तो अब मैं इस वैल्यू में यहां पर वैल्यू रख देता हूं, ये कितना आएगा 4 × 16 है ना, x = 4, तो 4x + y = कितना 24। इधर 16 आएगा तो y का मान आ जाएगा कितना 8, है ना। तो भैया इसने जो पूछा है x + y 4 + 8 कितना आ जाएगा जी 12 मान आ जाएगा। आपको ये हो सकता था इसका फॉर्मूला भी पूछ ले, लेकिन यहाँ पर x + y का मान पूछा है 12। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना ही करना है, आपका आंसर आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। सिंपल सा सीधा सा काम है भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एल्कीन के दहन से CO2 तथा H2O प्राप्त होती है ना, गैस है दोनों तो इसलिए जो प्राप्त होती है एल्कीन। इस बार एल्कीन बोला है, पहले वाले में हाइड्रोकार्बन बोला था, है ना। तो CXHY की रिएक्शन हमने लिख दी। अब एल्कीन है तो सीधा है एल्कीन की रिएक्शन लिख देता हूं CnH2n, और ये O2, N तो CO2 बनेगा, और यहां पर जो N क्या आएगा H2 आएगा। रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा 3n/2, हो गया काम। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, यदि इस दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो एल्कीन के प्रति अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, ये एल्कीन है गैस है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस। कहने का मतलब टोटल आयतन इधर जितना है उतना ही आयतन इधर है, और गैसें जो है वो हमेशा आयतन के सरल अनुपात में अभिक्रिया करती है। तो आप ये मान के चलो कि पहले टोटल जितने मोल होंगे उतने ही मोल बाद में होंगे, है ना। तो मैं यूं बोलूंगा कि भाई प्रारंभ में कुल आयतन या मोल ये बराबर है अंत में कुल आयतन या मोल के, क्योंकि जो आयतन का अनुपात होता है वही अनुपात किसका होता है मोल का, और वही अनुपात रस समीकरण मितीय गुणांकों का होता है। तो आप देखो पहले कुल आयतन या कुल मोल, एक इसका 3/3n/2 इसका, तो 1 + 3n/2 ये बराबर है n + n। तो यहां से केवल n निकालना है, 1 + 3n/2 = 2n, हो गया काम। तो यहां से जो 3n
मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। एन को एक तरफ कर लो तो 2n माइनस 3/2n इक्वल टू 1, है ना। ये कितना आएगा, ये डेड आ जाएगा, ये 0.5 आएगा, है ना। यानी 1/2 n इक्वल टू 1, तो n बराबर आ गया कितना, 2। खत्म बात, ये लो जी। और n का मान 2 है तो आप एल्कीन भी एज्यूम कर सकते हो। वो एल्कीन कौन सी हो जाएगी, एल्कीन हो जाएगी भैया CnH2n, तो C2H4 एल्कीन का फॉर्मूला आ गया। सिंपल सा काम है। कहने का मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है आप वो हाइड्रोकार्बन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। और देखिएगा और कैसे सवाल आता है इससे। जैसे एक ये है मिश्रण वाला केस दे दिया, कई बार आपको जो है ना एक मिश्रण दे देगा और मिश्रण का संगठन ज्ञात करवा लेगा। तो ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है कि CO तथा CO2 के एक 20 लीटर मिश्रण को कार्बन ग्रेफाइट के ऊपर से प्रवाहित करवाया गया। तत्पश्चात गैसीय मिश्रण का कुल आयतन, देखो जी ऐसा है, CO है साथ में CO2 है, इस मिश्रण का टोटल आयतन, टोटल वॉल्यूम कितना है भैया, यह है 20 लीटर। मिश्रण का कुल आयतन कितना है, 20 लीटर है। और आपको इस मिश्रण का एक तरीके से जो क्या है संगठन ज्ञात करना है कि 20 में CO कितना है, CO2 कितना है। तो भाई मान लो, ऐसा मान लेते हैं हम कि 20 में से x लीटर तो CO2 का है और 20 माइनस x लीटर जो किसका हो गया, CO2 का हो गया। मतलब x लीटर तो CO का है, बाकी 20 माइनस x हो गया वो किसका है, CO2 का है। अब इसको आपको मोल में बदलने की जरूरत नहीं है कि आप जो हो इसको x बाई 22.4 कर रहे हो, इसको 20 माइनस x डिवाइड बाई 22.4, डायरेक्टली आप इसी को मोल की तरह मान सकते हो। क्यों, क्योंकि गैसें आयतन के सरल अनुपात में ही रिएक्शन करती है। अब आगे इस मिश्रण को कार्बन ग्रेफाइट के ऊपर से पास करवाया। भैया कार्बन ग्रेफाइट के ऊपर से जब पास करवाते हो ना, तो जो CO2 है ये कार्बन ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करती है और ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाती है। ये रिएक्शन होती है। आपको होगी सर हमें क्या पता, भैया ये कुछ रिएक्शन है जो कि याद रखनी पड़ेगी। अगर आप जो है वो 12th के या ड्रॉपर के हैं तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। 11th के बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो याद रख लो ये रिएक्शन की। कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को जब ग्रेफाइट के ऊपर से पास करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो एज इट इज रहती है और यहां पर जो CO कुछ बन जाती है। अब आप देखो इसका जो 20 माइनस x लीटर था मिश्रण में, मैं ये चेक कर लेता हूं कि CO का इससे कितना बनेगा, है ना। तो CO का कितना बनेगा, तो स्टोइकियोमेट्री कहती है भैया इसके क्रियाकारी मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक, CO के प्राप्त मोल डिवाइड बाय CO का रस समीकरण मितीय गुणांक 2। तो इसके क्रियाकारी मोल है कितने, 20 माइनस x, तो CO के प्राप्त मोल ये हो जाएंगे कितने, 40 माइनस 2x। तो भैया आप देखो जरा कि CO के 40 माइनस 2x मोल तो यहां से बन गए, पहले से कितने थे x, तो पात्र में कुल CO, है ना। अभिक्रिया के पश्चात मैं ये बोलूंगा, अभिक्रिया के पश्चात पात्र में CO का कुल आयतन। तो भैया अभिक्रिया के पश्चात पात्र में CO का कुल आयतन हो गया 40 माइनस 2x प्लस x, तो कितना हो गया, 40 माइनस x हो गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया तत्पश्चात गैसीय मिश्रण का कुल आयतन 35 लीटर हो गया। यानी रिएक्शन के बाद में टोटल वॉल्यूम है कितना, पहली बात तो रिएक्शन के बाद में पात्र में केवल CO ही रहेगा और रिएक्शन के बाद में टोटल वॉल्यूम है कितना, 35 है। तो कहने का मतलब 40 माइनस x बराबर कितना आया, 35। तो x का मान आ गया यहां से कितना, 5 लीटर। कहने का मतलब प्रारंभ में हमारे पास मिश्रण जो था ना, प्रारंभ में जो गैसीय मिश्रण था, इस मिश्रण में ये तो था कितना, 5 लीटर और ये था कितना, 15 लीटर। बस यही आपको बताना था। तो अंतिम मिश्रण में, अंतिम आयतन में CO गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भैया अंतिम आयतन जो भी है ना, या इसको अंतिम नहीं, प्रारंभिक आयतन में ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं। प्रारंभिक आयतन में, है ना, आपको क्या करना है, प्रारंभिक आयतन में CO गैस का मिश्रण ज्ञात कीजिए। मिश्रण वाला क्वेश्चन जो आए तो आपको एक को क्या मानना है, x मानना है, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने। हाँ तो देखो इसी पर ऐसा ही अगला क्वेश्चन और सेम टू सेम मिक्सचर वाला, ये देखो जरा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अपने पास एक क्लोरीन तथा इसके गैसीय ऑक्साइड युक्त 60 ml मिश्रण है जिसमें इनका समान आयतन उपस्थित है। मतलब 60 ml क्लोरीन का है और 60 में से 30 ml क्लोरीन का और 30 ml इसके ऑक्साइड का है। तो मान लो Cl2 है और इसका ऑक्साइड है Cl2OX, ये हमारे पास कंडीशन है। अब टोटल जो है वो टोटल आयतन या टोटल वॉल्यूम कितना है जी, 60 ml है
और 60 में से इसका कितना है, इसका है 30 ml, तो बाकी जो बच गया इसका भी कितना होगा, 30 ml ही होगा। आपको होगी कि सर ऑक्साइड का सूत्र Cl2OX कैसे आया, तो भैया पहली बात तो मान लो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था X है, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, O-2 ही होता है, और दोनों को मिलाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा Cl2OX बनेगा, इसलिए ऑक्साइड का फॉर्मूला Cl2OX है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे गर्म करने पर ऑक्साइड का विघटन हो गया, तो इसको मैंने गर्म किया, Cl2OX गैस है, गर्म किया Cl2 गैस, और ये बनेगा X/2O2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। इसका 30 ml है मेरे पास, है ना, इसके एक से इसका एक बनता है, तो आप देखो 30 से इसका कितना बनेगा, सीधा ही लिख दूं, 30 से इसका कितना बनेगा, 30 ml बनेगा। इसके एक से इसका X/2 बनता है, तो इसके 30 से इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा भैया X/2 गुणा 30, कहने का मतलब इसका बना कितना, 15x ml। हो गया काम। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो कुल आयतन 75 ml हो जाता। अब ये तो पूरा खत्म ही हो गया ना, ये तो पूरा विघटन हो गया इसका, तो ये इसमें बदल गया प्लस इसमें बदल गया, और कुछ Cl2 पहले से अपने पास है, तो यानी कि ये प्लस ये है ना, तो मिश्रण का कुल आयतन मैं यूं बोलूंगा, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओ बस, मिश्रण का कुल आयतन। तो मिश्रण का कुल आयतन जो आया वो कितना है भैया, मिश्रण का कुल आयतन है मेरे पास 75 ml, और मिश्रण में 30 तो पहले से था, प्लस 30 अब बन गया, प्लस 15x अब बन गया, और कुल मिला के कितना हो गया जी, 75 हो गया। तो 15x बराबर जो 75 माइनस 60 कितना, 15, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, ये कितना है, x बराबर 1 आएगा ना, 15 हाँ, तो x बराबर जो हो यहाँ से ये आया कितना, 60 प्लस 15x बराबर 75, तो 15x बराबर कितना, 15, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो ये है भैया x का मान अगर 1 आ गया तो मेरे पास ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का सूत्र आया क्या, Cl2O। ये लो जी, सिंपल सा काम है, यही पूछा होगा इसने, ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो Cl2O। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको केवल फॉलो करना होता है, आंसर अपने आप ही आता है। अगला देखो जी, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा सीधा सा काम है, वापस से जो वही बात, मिश्रण की बात कर रहा है, CH4 तथा C2H6 के 31 ग्राम मिश्रण के दहन से 88 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। प्रारंभिक मिश्रण में CH4 का द्रव्यमान, जैसा क्वेश्चन बोलता है मिश्रण वाला केस है, तो आप ये मानो CH4 है, C2H6 है, टोटल आयतन, टोटल द्रव्यमान इस बार, है ना, टोटल मास मिश्रण का कितना दिया है, 31 ग्राम दिया है। मान लो इसका 31 में से x ग्राम है, तो इसका कितना आ जाएगा, 31 माइनस x ग्राम। अब ध्यान में रखो, इतनी देर तो वो आयतन की बात कर रहा था, तो आयतन के साथ तो आपको डायरेक्टली उसको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसी कैलकुलेशन आप मोल के साथ करते हो वैसी आयतन के साथ कर सकते हो, लेकिन यहां द्रव्यमान है और द्रव्यमान को मोल में बदलने की जरूरत पड़ती है। तो भैया मोल अगर मैं निकालूंगा तो ये तो आ जाएगा x/16, और इसके मोल आ जाएंगे 31 माइनस x डिवाइड बाय C2H6 है, तो इसका कितना है, 30। ये लो जी, दोनों के मोल आ गए। अब बोल रहा है 88 ग्राम CO2 प्राप्त हुई, तो मैं काम करता हूं, दोनों के दहन की रिएक्शन, CH4 ये O2 ये CO2 और ये साथ में है जी 2H2O, रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 2 4, तो यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, है ना। तो आप देखो कि इसका x/16 मोल है ना मेरे पास, तो इसके एक से इसका एक बनता है, तो x/16 से इसका x/16 यहाँ पर बनेगा। CO2 का मोल कितना बना, x/16 मोल यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ, ठीक है जी। दूसरे वाले के दहन से तो C2H6 है ना, और इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाता हूं तो 2CO2 और 3H2O, रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो यहां आ जाएगा 7/2। इसके मोल कितने हैं, इसके मोल है 31 माइनस x/30। तो आप देखो इसके एक से इसके 2 बनते हैं, तो यहां पर इसके कितने बनेंगे, गुणा 2 करना पड़ेगा, तो 31 माइनस x डिवाइड बाय 30 गुणा 2 मोल, है ना, इतने मोल यहां से। और बोल रहा है कि यहां से प्लस यहां से, दोनों जगह से मिला के कुल कितनी CO2 बनी, 88 ग्राम CO2 बनी। 88 ग्राम CO2 का मतलब है दोनों जगह से मिला के टोटल जो कितने मोल प्राप्त हुए, 2 मोल प्राप्त हुए। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा CO2 के प्राप्त कुल मोल, प्राप्त कुल मोल, तो ये कितने मोल बने भैया, 2 मोल। 88 ग्राम का मतलब 88 ग्राम CO2 का मतलब 2 ग्राम, 2 मोल है। और भैया ये प्लस ये, यानी दोनों मिला के x/16 प्लस 31 माइनस x/, इसको 15 कर देता हूं, बराबर कितना कर दिया, 2। सॉल्व करते हैं इसको, 16 गुणा 15, ये एलसीएम आ गया अपने पास, तो यहां पर आएगा कितना, 15x प्लस, इसको सॉल्व करूंगा तो 16
तो ये जो है वो अपने पास, इसको सॉल्व करूंगा तो ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये x से x कैंसिल हुआ, तो x से x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो अपने पास कितना बचेगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 496 माइनस x बराबर 30 इंटू कितना 16, तो ये आ गया 496 माइनस x 480, तो x बराबर यहाँ पर निकल के आ गया कितना 16 ग्राम। इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक मिश्रण जो था उस मिश्रण में 16 ग्राम तो क्या था, CH4 था, और बाकी सारा का सारा क्या था, C2H6 था। तो सिंपल सा काम, कुछ नहीं करना, केवल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है, ठीक है ना। जैसे भैया एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर, सेम इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है ना। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा CO2 के बारे में, जैसे यहाँ CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे या H2O के बारे में इंफॉर्मेशन दे, O2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। देखिएगा कि क्या बोल रहा है, CH4 प्लस साथ में क्या है, C4H8 का एक मिश्रण है, और इस मिश्रण में टोटल मोल दे रखे हैं आपको। कितने मोल दे रखे हैं भैया, मिश्रण के टोटल मोल 10 दे रखे हैं। पूर्ण दहन के लिए 44 मोल O2 की आवश्यकता है। अब इसका पूर्ण दहन करवाया तो 44 मोल O2 की आवश्यकता है। वही बात, एक काम करो, इसके x मोल मान लो, तो इसके कितने बच जाएंगे, 10 माइनस x मोल मान लो, है ना। अब भैया मोल ऑलरेडी दे रखे हैं, तो रिएक्शन लिखो भैया, दहन की अभिक्रिया ये होगी 2H2O, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, है ना। और ऐसे ही C4H8 के दहन की रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा 4CO2 प्लस 4H2O, 8 और 4 12, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 6। सिंपल सा काम है। तो अब देखो जरा कि इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल की, इसका मोल कितना है, इसका x मोल है, इसका मोल कितना है, इसका है 10 माइनस x मोल है। तो वही बात कि भाई मैं ये बोलूंगा कि इसके 1 मोल के दहन के लिए इसके 2 मोल की आवश्यकता है, तो x मोल के दहन के लिए इसका कितना मोल चाहिए, 2x मोल मुझे यहां चाहिए। इसके 1 के लिए इसके 6 की आवश्यकता है, तो 10 माइनस x के लिए इसके कितने की आवश्यकता है, इसका आएगा भैया कितना, इसका आ जाएगा 6 गुणा 10 माइनस x मोल। और बोल रहा है टोटल कितने मोल, ये प्लस ये दोनों मिला के जो हो कितने मोल की आवश्यकता है, दोनों मिला के 44 मोल की आवश्यकता है। तो O2 के आवश्यक कुल मोल, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, आवश्यक कुल मोल, तो ये कितने हैं मेरे पास, ये है भैया 44। तो कहने का मतलब है 2x प्लस 60 माइनस 6x बराबर कितना, 44। मैंने इसको ओपन करके लिख लिया। अब खत्म बात, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा कितना, 4x बचेगा। इधर जो हो 60 माइनस 4x बराबर कितना आया जी, 44 आया। तो x बराबर आ गया कितना, 4। ये लो, क्या कहने का मतलब मिश्रण में 4 मोल CH4 के, बाकी 6 मोल किसके हैं, C4H8 के हैं। तो ये मिश्रण वाले क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन जो हो इस पर हम कर लेते हैं, देखिएगा जरा, सिंपल सा काम है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो हो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, आपको जो इस तरह के खूब क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नीट में भी मिलेंगे और भैया मेरे जेई में भी मिलेंगे, दोनों में जो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 11.6 ग्राम हाइड्रोकार्बन के दहन से 18 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। अब देखो क्या बोला है, इससे हाइड्रोकार्बन बोला है, मेंशन नहीं है कि यार वो हाइड्रोकार्बन क्या है। मान लो हाइड्रोकार्बन है CXHY और इसका दहन करवाया O2 के साथ, तो बनेगा XCO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा जी, Y/2 H2O बनेगा। मैंने कहा ना कि अगर हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोकार्बन CXHY मानना है ना। अब इसके दहन की रिएक्शन तो 4x प्लस Y/4। चेक करते हैं भैया, क्या हमने शुरू में हाइड्रोकार्बन के दहन के लिए यही रिएक्शन लिखी थी, 4x प्लस Y/4, यही रिएक्शन लिखी थी। तो सिंपल सा काम है। अब आगे क्वेश्चन जैसा बोल रहा है, क्वेश्चन को फॉलो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। भैया जी क्या गिवन है, गिवन ये है, इसका 11.6 ग्राम आपको दिया है। एक काम करते हैं, मोल में इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, मोल तो दिया गया भार बटे अणुभार। कार्बन का कितना होता है भैया, कार्बन का होता है 12, एक कार्बन का 12, तो ये आ जाएगा 12x प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका अणुभार आ गया कितना, 12x प्लस y, ठीक है। दिया गया भार बटे अणुभार, हो गया काम। बोल रहा है 18 ग्राम H2O प्राप्त हुआ, तो इसका जो है वो कितना, 18 ग्राम प्राप्त हुआ, तो मोल निकाल लेता हूं। तो मोल कितना, 18 बटे 18 कितना, 1 मोल। चलो जी, ऑक्सीजन के कुल 1.3 मोल की आवश्यकता हुई, तो इसके आवश्यक मोल कितने हैं, 1.3 मोल, है ना। और पूर्ण दहन, कहने का मतलब इसका 11.6 के पूर्ण दहन के लिए 1.3 मोल की आवश्यकता हुई, यानी इसके क्रियाकारी मोल बटे इसका रस समीकरण मितीय गुणांक लगा दो, फिर इसके क्रियाकारी मोल बटा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक लगा दो। तो मुझे तो x/y की वैल्यू चाहिए, अभी निकाल लेते हैं। तो मैं पहले बोलूंगा NCXHY, इसके क्रियाकारी मोल जो कि है कितने, इतने, डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1, ये x है ना।
दूसरी तरफ इसका क्रियाकारी मोल, प्राप्त मोल या क्रियाकारी मोल O2 का डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 4x प्लस वाई बाय 4। इसके कितने हैं 1.3, रखो वैल्यू, तो ये तो आया 11.6 डिवाइड बाय 12x प्लस वाई, ये इक्वल होगा भैया किसके इक्वल होगा 4, ये है कितना 1.3 4x प्लस वाई। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, या फिर एक काम करो इसको ऐसा ही एक बार रहने दो, है ना। दूसरी तरफ मैं H2O पर जो हो यही फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, अप्लाई करूं, तो मैं क्या बोलूंगा NCXHY डिवाइड बाई 1, दूसरी तरफ इसके प्राप्त मोल डिवाइड बाई y बाय 2। तो भैया इसके तो कितने हैं 11.6 डिवाइड बाई 12x प्लस वाई, है ना, और इसके जो है वो मेरे पास कितने हैं, इसका 1 मोल बन रहा है, तो ये इधर आ जाएगा कितना 2 बाय वाई, है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम अब सॉल्व कर लें तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। ये आया 11.6 वाई बराबर 24x प्लस 2 वाई, इसको इधर ले आओ, तो ये आया 9.6 वाई बराबर कितना 24x, है ना। तो आपको तो क्या है मूलानुपाती सूत्र तो यहीं से आ जाएगा x अपॉन वाई, ये तो निकालना था मुझे, तो x अपॉन वाई की वैल्यू जो है ना ये मेरे पास आ गई 9.6 डिवाइड बाय 24, चेक कर लो ज़रा यही आई क्या। तो इसको जो है वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 96 बाई 240, ये कैंसिल हो गया कितना 4 बाई 10, कहने का मतलब 2 बाई 5, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, तो भैया मेरे मूलानुपाती सूत्र तो निकल के आ गया कितना C2H5, जो पूछा है वो तो आ ही गया। अब एक काम करो ना, x और y का रिलेशन आ गया, तो दो अननोन चीजें हैं मेरे पास, है ना, और दो ही इक्वेशन है, तो आप यहां से चाहो तो एग्जैक्टली फॉर्मूला भी बता सकते हो कि यहां से जैसे x बराबर क्या आया, x बराबर आ गया अपने पास जैसे, या फिर y बराबर जो है हमारे पास क्या आया 2.5x आया, तो y का मान आप इसमें रख दो 2.5x रख दो, तो y का मान रखोगे तो यहां से x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा, दोनों की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। और भैया इसी के साथ मोल कंसेप्ट का जो एक तरीके से बहुत मेजर पोर्शन है वो हमने खत्म कर दिया है, स्टोइकियोमेट्री वाला पूरा पोर्शन खत्म है। अब इसमें केवल एक ही चीज़ बाकी है, वो है सांद्रता इकाइयाँ, अगली क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे, और इसके अलावा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम, वो भी हम जो है वो बाद में सबसे लास्ट में कवर करेंगे उस टॉपिक को। कई बार नीट में क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है, जनरली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नीट में आजकल जो क्वेश्चन वहाँ से आने लग गए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। इस क्लास को दोबारा देखें आप, है ना, दोबारा देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, प्रैक्टिस करें, तब जाके ये सारी चीजें जो आपके क्लियर होगी, ठीक है। यहां से मिलते हैं फिर कभी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।